हेलो एवरीवन। आज हम जीएस का अगला टॉपिक हम पीछे क्लास में लगभग ध्यानानंद तक कवर कर चुके थे। ध्यानानंद जो कि नंदवंश का अंतिम शासक था ध्यानानंद, उसके आगे हम सिकंदर को डिस्कशन कर लिए थे जो कि हमारे हिंदुस्तान में आक्रमण किया, राजा पोरस के ऊपर आक्रमण किया था। इसके आगे उन्होंने वही तक्षशिला पर आक्रमण किया। यहाँ तक हम चर्चा कर लिए थे। लगभग सिकंदर की मृत्यु तक हम चर्चा किए थे। लगभग 323 में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसके आगे एक नए साम्राज्य का निर्माण होता है या नए वंश का निर्माण होता है आगे चल के, जिसको मौर्य साम्राज्य कहते हैं। यहीं से मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। इसके मौर्य साम्राज्य बढ़ने से पहले कुछ हम जो कि बेहद महत्वपूर्ण है हमारे आचार्य चाणक्य, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब राजा धनानंद के द्वारा, नंदवंश के संस्थापक अंतिम शासक धनानंद के द्वारा आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया जाता है, वहीं से उनकी चोटी खुल जाती है। आज आप देखते होंगे कि आचार्य चाणक्य की जो चोटी खुली हुई है, धनानंद के द्वारा उनका अपमान जब होता है और एक धक्का देकर गिरा दिया जाता है, वहीं से उनकी चोटी खुलती है और एक प्रण कर लेते हैं कि मैं अगला एक साम्राज्य या अखंड भारत का निर्माण जब तक नहीं कर लूँगा, मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। वहीं से उनकी एक शुरुआत हो जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को वो चुनना चाहते थे जो कि उनके साथ, ऐसे राजों को चुनना चाहते थे कि उनके साथ वो आगे बढ़ सके और अखंड भारत का निर्माण कर सके। पहले वो व्यक्ति को पाए तो बाकी उसके आगे तराशना उनका काम था। कुछ ऐसे ही होता है। तो देखिए, मौर्य वंश में 3 शासक आए थे। बेसिकली हम तीनों शासकों को पहले नाम चर्चा कर ले। सबसे पहले इसमें आए थे चंद्रगुप्त। इसके बाद दूसरे जो शासक आए चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार। अब देखिए, जो बिंदुसार हैं वो आप हर एक वंश में बिंबिसार पढ़ते हैं, ये बिंदुसार हैं, ठीक है। बिंदुसार के बेटे लगभग 16 इनकी रानियां थीं और लगभग 100 बेटे थे। लेकिन 100 बेटों में हम कुल मिलाकर 3 बेटों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन से? पहला है सिहुस। दूसरे बेटा है सम्राट अशोक, इसको अशोक कहते हैं। और तीसरा है त्रिक या त्रिक, जो भी आप कह लें, इसमें त्रिक मिलता है, ठीक है। तीनों बेटों में सबसे बलशाली सम्राट अशोक हुए। और इन्हीं को देखते हुए चंद्रगुप्त की शुरुआत कहाँ से होती है वो हम देखते हैं। देखिए, जब सिकंदर आक्रमण किया था हमारे भारत में, कुछ तक्षशिला विश्वविद्यालय पर जब आक्रमण किया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय पर, यहीं पे उसने आक्रमण सर्वप्रथम तक्षशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण जब करता है तो आचार्य चाणक्य की इतनी बड़ी टेंशन बढ़ जाती है जी, उसने यहीं पे पूरे इन विद्यालयों को नष्ट और ध्वस्त किया था। तो अगर ये नष्ट न हुए होते हमारे हिंदुस्तान के ऐसे कॉलेज, तो शायद हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे होता। आज भी वैसे भी आगे है, लेकिन अगर ये नष्ट न हुए होते तो शायद बहुत आगे होता। चलिए, इसके आगे जैसे तक्षशिला पर आक्रमण किया सिकंदर ने, इसके आगे फिर हिदास्पस का युद्ध होता है। हिदास्पस में राजा पोरस हार जाते हैं। हिदास्पस जो कि आज झेलम नदी है, ये सब हम चर्चा कर चुके थे पीछे क्लास में। इसके आगे जब ये सब देखते हैं तो अखंड भारत का एक निर्माण के लिए सोचते हैं। जब आचार्य चाणक्य, उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कि आगे चल के उनको एक अखंड साम्राज्य की स्थापना के लिए कोई एक राजा मिल सके। सबसे पहले आचार्य चाणक्य के बारे में जानते हैं। आचार्य चाणक्य जो चाणक्य थे, इनके पिता का नाम चाणक्य था और माता का नाम चणेश्वरी था। पिता चाणक्य और माता चणेश्वरी, इन्हीं को हम चाणक्य कह दें या कौटिल्य कह दें या विष्णुगुप्त कह दें। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे साथ आप नोट में इनको लिखते जाइए जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। जब इनका जन्म हुआ चाणक्य का, तो विद्वानों द्वारा या इतिहासकार द्वारा बताया जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो एक इनके मुंह में एक ऐसा दांत था जो कि विद्वान, जब ये पैदा हुए उसी समय विद्वान कहते थे कि आगे चल के ये राजा बनेगा, योद्धा बनेगा। क्योंकि आचार्य चाणक्य के माँ और पिता नहीं चाहते थे कि ये हमारा बेटा कहीं का राजा बने। वो चाहते थे नॉर्मल एक व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति बने, राजा जैसे इसको कोई पावर या कोई ऐसा साम्राज्य का अधिकारी ये ना हो, एक नॉर्मल व्यक्ति, संपूर्ण भारत में नॉर्मल व्यक्ति रहे।
पर ये क्या हुआ कि इन्हें जब जन्म हुआ तो वो एक दांत था, बोले कि वो ये ऐसा दांत है जो कि अगर इसको हटा दिया जाए तो हो सकता है ये आगे चल के राजा ना बने। उसी समय इनका जो एक दांत था वो निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि इनके दांत लगभग बहुत दिन बाद फिर आए थे। यहीं से एक चाणक्य के एक बायोग्राफी होती है और आगे चल के जब चाणक्य पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, आगे चल के उन्हें एक समाज में ऐसा सामाजिकता देखने को मिलता है कि कोई राजा अपना राजस्व के कोई गुण नहीं निभा रहा, जनता अपने में परेशान है, राजा अपने में मग्न है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये जब धनानंद के पास जाते हैं, नंदवंश के अंतिम शासक के पास, वो भी एकदम पिए पाए टुल रहता है, एकदम मस्त अपने में। चूँकि धनानंद क्या था, अपने पिता धनानंद अपने पिताजी से लगभग पैतृक संपत्ति में 99 करोड़ सोने के सिक्के पाया था। कहते हैं ना कि जब कोई आपको पैतृक संपत्ति मिल जाती है तो आप उसको इतना वैल्यू नहीं देते हो जब खुद आप कमाते हो। सेम ऐसे ही कुछ कंडीशन हुए। जब इनके दरबार में आचार्य चाणक्य गए तो वहीं पे ये कहते हैं, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो? वो कहते हैं, मैं आचार्य चाणक्य। राजा आपको शोभा नहीं देता इस तरह आप अपने साम्राज्य में ऐसा बिहेव करो, प्रजा अपने में परेशान है। वो कहते हैं, चलो ज्ञान न ज़्यादा दो, तुम हो कौन, पहले ये बताइए हो कौन। और अपने सैनिकों को आदेश धनानंद देते हैं कि इसको ये बाहर करो, ये हमारे सामने बहुत ज्ञान दे रहा है। और जब नहीं वो रोक देते हैं सैनिकों को तो खुद धनानंद अपने ही हाथों से उनको धक्का देते हैं और कहते हैं चलो जाओ बाहर। उसी समय आचार्य चाणक्य गिर जाते हैं और उनकी चोटी खुल जाती है और उसी समय वहीं से चले जाते हैं और ये प्रतिज्ञा उसी समय करते हैं कि मैं जब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं कर लूँगा मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। इसके आगे जब एक ऐसे राजा को देखकर आचार्य चाणक्य सोचने लगते हैं कि अब मुझे कौन मिलेगा, कैसा राजा होगा, ये सब देखते हुए एक समय ऐसा आता है कि एक जगह होती है जो कि एक कंपटीशन कराया जाता है, जो कि एक कंपटीशन था बेसिकली राजाओं के लड़कों का, राजाओं के बच्चों का कंपटीशन होता था। दौड़ करवाई जाती थी और पहाड़ी क्षेत्र रहते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में दौड़ करवाई जाती थी। चंद्रगुप्त वहीं पे एक मोर चरवाहे थे, मोर चरवाहे। अब मोर चरवाहे थे, कुछ बकरियां कुछ लिखते हैं, ये एक मोर चरवाहे चंद्रगुप्त थे। और ये राजाओं के बीच में एक दौड़ करवाई जाती है राजा के द्वारा। वहीं पे आचार्य चाणक्य पहुंचते हैं और देखते हैं कि ऐसी ये दौड़ है जो कि एक टेढ़ी मेढ़ी दौड़ होती थी। जैसे आप जंगलों में आज पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो पत्थरों के बीच में दौड़ होती है, यहीं से ऐसी दौड़ करवाई जाती थी कि जैसे सपोज दैट अगर कोई चरवाहा होता है तो बहुत चपलता से यहाँ पे दौड़ सकता था। कुछ ऐसे ही चंद्रगुप्त के साथ हुआ। यहीं से आचार्य चाणक्य देख रहे होते हैं शांति से और दौड़ करवाई जाती है। सभी को कहा जाता है कि पूरे पहाड़ के आप चक्कर लगाकर पूरे राउंड में आप आ जाएंगे। जैसे होता है पूरे राउंड के चक्कर जो आचार्य चाणक्य के द्वारा देखा जाता है कि कैसे ये लोग दौड़ रहे हैं। यहीं पे राजा द्वारा कहा जाता है आचार्य चाणक्य के द्वारा राजा को कि इस चरवाहे लड़के को भी आप क्यों नहीं दौड़ाते हो। राजा कहते हैं कि अब राजाओं के बच्चों के बीच में एक चरवाहा दौड़ेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इसमें बुराई ही क्या है, अगर कोई दौड़ना चाहता है तो उसको दौड़ाइए। वहीं पर राजा पूछते हैं आप हो कौन, इतना ज्ञान दे रहे हो हमको, आप हो कौन? पूछते हैं मैं आचार्य चाणक्य का बेटा आचार्य चाणक्य हूँ। वहीं पर राजा नतमस्तक होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आपकी जैसे आपके तो गाथा मैंने बहुत दूर दूर तक सुने हैं। वहीं पे इनके कहने पे चंद्रगुप्त को दौड़ाया जाता है और चंद्रगुप्त इसमें जीत जाता है। क्योंकि चाणक्य अच्छी तरह जानते थे कि जो मोर चराने वाला लड़का है वो बहुत अच्छी तरह दौड़ लेगा इस कंपटीशन में, क्योंकि उसकी जो शारीरिक मोड़ तोड़ की दौड़ने की कैपेसिटी है बहुत अच्छी होती है। यहीं पे जब देखकर ये चंद्रगुप्त जीत जाते हैं, यहीं से आचार्य चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया जाता है और इनके चंद्रगुप्त के माता पिता से पूछकर अपने साथ ले जाते हैं और तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन इनका दाखिला दिलवा देते हैं। पूरा यहीं पे पढ़ाई होती है। आचार्य चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त का तक्षशिला में नामांकन करवाया जाता है और यहीं पे चंद्रगुप्त अपना पूरी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई करते हैं। अब लगभग 20 साल के बाद, 20 साल या 15 साल पहले
लगभग 15-20 साल बाद जब ये पूरी पढ़ाई कर चुके होते हैं चंद्रगुप्त, तो जब पूरी, और साथ में इनको युद्धाभ्यास भी करवाया जाता है। योद्धाभ्यास मतलब ये कहने का मतलब कि उनके नज़रों में, आचार्य चाणक्य के नज़रों में अगला राजा चंद्रगुप्त मौर्य को ही बनाना था। हर तरीके से निपुण, ज्ञान में निपुण, सब चीज में निपुण। आचार्य चाणक्य हमेशा जैन धर्म के पालक थे। चाणक्य जैन धर्म को मानते थे। जब, अब ये बताइए, जब गुरु जैन धर्म मान रहा है तो शिष्य भी वही करेगा। तो चंद्रगुप्त भी जैन धर्म को मान रहा था। लगभग इन्हीं के बारे में ये पढ़ते थे ज़्यादा। लगभग ये कहें कि जैसे आज हम ही पढ़ते हैं तो कोई कृष्ण भक्ति की किताब रामायण ये आप किसी में भागवत पढ़ लेता है, कोई राम भक्ति में है तो रामायण पढ़ते हैं। सेम ऐसे ही यूनिवर्सिटी में ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये जैन धर्म के बारे में खूब अच्छी तरह पढ़ लिए थे। यहीं से जब, अब इधर का थोड़ा सा समझिएगा, जब सिकंदर यहाँ पे आक्रमण किया था तो यहाँ पे अपना एक सेनापति सेलुकस निकेटर को छोड़ गया था। यहाँ पे लगभग आज के देखा जाए तो काबुल क्षेत्र में, पाकिस्तान में, लगभग इसी क्षेत्र में ये सेलुकस निकेटर एक साम्राज्य अपना देख रहा था। जब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को सब शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं, पूरी पढ़ाई पूरी होती है, एक समय आता है कि अब उन्हें राजा बनाने का, तो क्या करते हैं कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था धानानंद के ऊपर आक्रमण करवाते हैं चंद्रगुप्त। आचार्य चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त को कहते हैं कि अब इसको पराजित कीजिए, अब हमें अखंड साम्राज्य भारत की स्थापना करना है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को मार दिया जाता है और यहीं से चंद्रगुप्त अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। लगभग 322 में लगभग मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। जैसे हुई, यहीं से अब मौर्य साम्राज्य शुरू होता है। अब ये मौर्य साम्राज्य तो स्थापित कर लिए, लगभग मौर्य साम्राज्य कुछ यहाँ तक था। मौर्य साम्राज्य, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य स्थापना हो गई। मौर्य साम्राज्य, राजा भी चंद्रगुप्त लगभग बन गए। अब चंद्रगुप्त जब राजा बन गए, इसके आगे अब देखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान अब सेब पैसे। आचार्य चाणक्य बहुत दूर तक सोचते थे, लगभग सेब कहाँ तक है और कहाँ नहीं सेब है। जब आचार्य चाणक्य देखते हैं कि हमारे यहाँ सिकंदर अटैक किया था और वो अपना सेनापति यहाँ पे छोड़ गया है जिसका नाम है सेलुकस निकेटर, कहते हैं कि अभी देखो चंद्रगुप्त मौर्य, अभी एक एरिया हमारा अभी सेफ नहीं है, अगर हम उसको आज हम नहीं हटाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काल पैदा बनकर होगा। जैसे होता है, चंद्रगुप्त मौर्य एक रात अचानक सेलुकस निकेटर के ऊपर आक्रमण करते हैं, अपनी सेना को बिल्कुल सज धर के एकदम तैयार करके और डायरेक्ट इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। सेलुकस निकेटर ये नहीं समझ पाया मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है। जब इसको बंदी बना लिया जाता है, सेलुकस निकेटर को मारा नहीं जाता, बंदी बना लिया जाता है, और ये जब सेलुकस निकेटर पूछता है कि मेरी गलती क्या है, मैं तो कुछ किया भी नहीं, तो आचार्य चाणक्य के द्वारा कहा जाता है कि आप किए तो नहीं हो, लेकिन हमें अपने साम्राज्य को सेफ रखना है, इसीलिए तुम्हारे पर आक्रमण हम लोगों ने किया है। सेलुकस निकेटर इतना प्रभावित होता है कि अपनी बेटी हेलिना, इसका नाम था हेलिना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। समझ लीजिए, युद्ध में ये हार भी जाता है और इतना सेफली इससे प्रभावित होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, अपनी बेटी हेलिना की शादी सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य इतने खुश होते हैं कि सेलुकस निकेटर को 500 सफ़ेद हाथी गिफ्ट करते हैं, इसको दे देते हैं। ले, एक दूसरे के लेन देन भी चालू हो गए हैं। सफ़ेद हाथी चंद्रगुप्त के द्वारा सेलुकस निकेटर को दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप सेफली से यहाँ से, अब देखिए एक तो ससुर भी हो गए थे तो थोड़ा बहुत जगह दे दिए थे, सेफली से आप रहिए, बाकी कुछ भी उपद्रव मत करिएगा, यहीं पे रख दिया जाता है। और सेफ यहाँ से एक साम्राज्य स्थापना होती है। चंद्रगुप्त मौर्य आगे चल के, एक मिनट, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी इसको गिफ्ट करते हैं।
और इसके आगे अब अपने साम्राज्य में आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा कहा जाता है कि बचपन में इनको इतना परिपक्व बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को कि ये लगभग आचार्य चाणक्य इनके खाने में, चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में जहर भी दिया करते थे। साथ में थोड़ा थोड़ा जहर भी देते थे कि अगर कोई ऐसी विपदा आ जाए कि इनको जहर भी कभी खिला दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आचार्य चाणक्य अच्छी तरह जानते थे कि मैं अगर एक राजा को अगर अपने साथ पकड़ा हूँ तो उसको ना मिटने के लिए कभी वादा करता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जहर दिया जाता है। एक दिन कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी पत्नी हेलेना के साथ अपना खाना शेयर कर लेते हैं, वही जहर वाला खाना, और हेलेना की मृत्यु हो जाती है। जैसे हेलेना की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनके पेट में बच्चा पल रहा होता है। आचार्य चाणक्य के द्वारा बेटा को बचा लिया जाता है, हेलेना की मृत्यु हो जाती है। आगे चल के उसी का नाम बेटा का होता है बिंदुसार। आगे चल के इसका जन्म होता है। यह भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी योग्य, और आगे चल के इसकी भी शिक्षा यही तक्षशिला विश्वविद्यालय में होती है। आगे चल के ये बड़ा होता है, और जब एक समय बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, ये मृत्यु हो जाते हैं, जब चल बसते हैं, तो आगे चल के बिंदुसार, आचार्य चाणक्य के द्वारा बिंदुसार को राजा बनाया जाता है। बिंदुसार भी जैन धर्म के बारे में खूब अच्छी तरह से, जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का लगभग रक्षक था, जैन धर्म को मानता था। यहाँ तक 2 राजा हैं जैन धर्म को मानते थे, इसका मतलब यहाँ जैन धर्म खूब अच्छी तरह चल रहा था। आगे सुनो, यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट में बताइएगा। ठीक, अब देखो, अब आते हैं हमारे बिंदुसार को बचपन में अमित्र घात कहा जाता था। अमित्र घात, ये लगभग राज्य करते हैं 297 से कहाँ तक जाते हैं ये, 297 से 273, हाँ 273 तक इनका साम्राज्य चलता है। 297 से 273 तक इनका कार्यकाल चलेगा। जब ये अपना कार्यभार संभाले, अब बिंदुसार जब बड़े हुए, ये भी काफ़ी बहुत प्रतापी राजा, लगभग कहें कि दूर तक सोचने वाले, और इनके गुरु ऐसे थे जो कि बहुत प्रतापी थे। आचार्य चाणक्य इनके भी गुरु थे। जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, अब बिंदुसार की शादी होती है। बिंदुसार की 16 रानियां थीं। 16 रानियों में 15 रानियां तो अपने ही जाति से थी, लेकिन एक रानी वैश्य थी। वैश्य कहें या उसी को शूद्र कह लेते हैं, जो भी कह लीजिए, एक रानी अलग थी। इनके टोटल 15 रानियों में लगभग 100 पुत्र जन्म हुए। 100 पुत्र, अब 100 पुत्र समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। अब 100 पुत्रों में लगभग हम 3 पुत्रों को ही देखेंगे। पहला है सिहुस, दूसरा सम्राट अशोक, और तीसरा है त्रिच। जैसे अब देखिए, बिंदुसार धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर ये भी चलने लगे। लगभग अभी इनमें कोई खास ज़्यादा नहीं था। हम सबसे ज़्यादा जब पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में, बहुत प्रतापी राजा। बिंदुसार धीरे धीरे बूढ़े होने चले। अब 100 पुत्रों में लगभग जब बिंदुसार वृद्धावस्था में धीरे धीरे आए, सभी की एक होड़ सी लग जाती है अपने साम्राज्य को लेने के लिए। अपने अपने कोई ये आगे चल के बोलता है ये बिंदुसार को कि मुझे राजा बना दो। सियुस कहता है मुझे राजा बना दो। 100 पुत्रों में कोई ना कोई वृद्धावस्था में इनके पास जाते हैं और हर कोई यही कहता है मुझे राजा बना दो, ये कर दो, वो कर दो, वो तो वहाँ है, मुझे ऐसा कर दो। इनके ऐसे कान पक जाते हैं कि इनको एक समय बाद सबको अलग अलग प्रांत दिया जाता है। ठीक है, तीन बेटा होते हैं, सिहुस, अशोक, त्रिक। अब देखिए, बिंदुसार लगभग 273 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और 273 के बाद लगभग अब आता है अगला शासक। जब अगले बनते हैं सम्राट अशोक। चूंकि सम्राट अशोक उज्जैन
और तक्षशिला का गवर्नर था। उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था। तो जब ये गवर्नर होने के साथ साथ, तक्षशिला के गवर्नर के होने के साथ साथ ये लगभग इसको भेज दिया जाता है एक बार पिता के कहने पे कलिंग, कुछ यहाँ पे एक कलिंग था। जब कलिंग भेज दिया जाता है, जब ये कलिंग चला जाते हैं अशोक, तो जो 99 भाइयों जो 99 भाई रहते हैं उनके द्वारा सम्राट अशोक के माँ का पीट कर मार दिया जाता है। जैसे ये खबर सुनता है अशोक, सम्राट अशोक वहीं से अपनी सेना के साथ कूच करता है और कलिंग में यहीं से लगभग अपने कलिंग से ही, अपने उज्जैन से ही लगभग गवर्नर था और कलिंग को आर पार करते हुए लगभग 99 भाइयों को मौत के घाट उतार देता है। 99 भाई, बूढ़े, बच्चे जो भी मिले सबको आर और पार कर दिया। ये ऐसा युद्ध था जो कि मरने वालों की संख्या कम थी, घायलों की संख्या ज़्यादा थी। या समझ लीजिए सबसे आपका इतना बड़ा युद्ध आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसके बाद अपने आप को लगभग अशोक अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। इनका कार्यकाल चलता है 273 से 231 तक। 273 से 231 कह लें, 31 या 32 तक लगभग चलता है। और कलिंग का युद्ध लगभग 261 में कलिंग का युद्ध होता है। ये एक नॉर्मल होने के साथ साथ एक अशोक साम्राज्य, कुछ ऐसे 3 शासक हुए। फिर अशोक साम्राज्य का बेटा जो कि दशरथ मौर्य, अशोक साम्राज्य का बेटा दशरथ मौर्य हो जाते हैं, दशरथ मौर्य। और दशरथ मौर्य को आगे चलकर, यही दशरथ मौर्य को आगे चलकर ब्रेदर्दन, कौन था, ब्रेदर्दन जो भी था, अरे सॉरी एक मिनट, हाँ, ब्रदर्थ रत्न मार देता है और आगे चल के शुंग वंश की स्थापना करता है। यहीं से आगे चल के शुंग वंश स्टार्ट हो जाता है। ये है आज आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आज से खत्म हो जाता है। ये थी कुछ कहानी, बेसिक कहानी, इसको आप कवर कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, जो इंपॉर्टेंट था मैंने करवा दिया है। और इससे अब क्वेश्चन ये बनते हैं, और ये पूरी जो कहानी हमको मिलती है लास्ट में, जो कि हमारी पूरी ये कहानी मिलती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, विशाखदत्त के मुत्तरा राक्षस से, मेगस्थनीज की इंडिका से और अशोक के इंडिका से, ये 4 बुकों से हमें पूरी ऐसा जानकारी मिलती है। बाकी शेष जो आपको और पढ़ना है मैं टेलीग्राम में PDF डलवा दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। राज सिंह चंदेल से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ यहीं से आज क्लास समाप्त करते हैं। जो समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो भी बेसिक था मैं A to Z पूरा पढ़ा दिया। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।